रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म शहर अजीज़ मालेगांव के लिए और शहर अजीज़ मालेगांव से निकलकर बैरून शहर के तमाम लोगों के लिए और हमारे उन तमाम नाज़रीन के लिए जो न सिर्फ शहर में, रियासत में, मुल्क में, बल्कि बैरून मुल्क भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हम उन तमाम लोगों के लिए कलमात अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों की ही बदौलत जो है हमारा चैनल रोज़ अफजू तरक्की की तरफ गामजन है और हम बेशबहा कीमती शख्सियात को जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जो है पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। आइए आज हम जिस शख्सियत को आपके रूबरू करना चाहते हैं उस शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी हमीद शेख है। आप एक मारूफ ड्रामेटिस्ट की हैसियत से जो है अपने शहर में, मालेगांव शहर में जो है वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और ड्रामा निगारी की सिंफ में आपने एक उम्र गुजारी है। हमीद शेख साहब वो शख्सियत हैं जिनके बेशतर ड्रामे जो है उर्दू एकेडमी में और साहित्य एकेडमी में पेश किए गए, जिसमें मेरी आवाज़ सुनो को कई मरतबा जो है ये मौका मिला कि ये मेरी आवाज़ सुनो इस ड्रामे को हमीद शेख का लिखा हुआ जो ड्रामा था इसे उनके आर्टिस्टों ने जो है कई मरतबा जो उर्दू साहित्य अकेडमी में पेश किया। उसके अलावा हम और वो इस उन्वान से जो ड्रामा था उसे भी पेश किया गया और राज इस उन्वान से जो ड्रामा था उसको भी पेश किया गया और ये सिलसिलावार 2010 से लेकर 2019 तक जो है कभी मुंबई में, कभी नागपुर में, इस तरह से ये ड्रामे जो ने एक मराठी ड्रामे का तर्जुमा भी किया है उर्दू में। रमेश तेंदुलकर का जो ड्रामा था पाँव जलते हैं। साथ ही साथ पेशे से आप इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता रहे, आपने गवर्नमेंट सर्विस भी की और एक अरसे तक आप अपने रोजगार से जुड़े रहे, लेकिन ड्रामा निगारी के सिंफ में जब आपने कदम जमाया तब से लेकर आपका नाम जो है एक ज़बरदस्त तरीके से हमीद शेख के नाम से जो है आप मारूफ हैं और आज हमें बड़ी सादत नसीब हुई, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने इस शख्सियत को जो है पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। आइए मैं मिलवाता हूँ हमीद शेख। हमीद शेख साहब, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद। शुक्रिया। आपने एक उम्र जो है ड्रामे की सिंफ में गुजारी है और हाल ही में सबसे खास बात तो यह है कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने आपकी एक किताब जो ड्रामे से ताल्लुक़ रखती है, तुरफा तमाशा, इसे जो है माली इमदाद से नवाजा। किताब जो है वो अशात के मराहिल में है और बहुत जल्द ही अनकरीब जो है वो मंदर आम पर आने वाली है। इसकी आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ मैं। सर, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन जो है उसमें नई नस्ल के कुछ तलबा और तालबात भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं जो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, तो एक आपका मुख्तसर और जामे तारुफ आप हमारे नाजरीन को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये आपने अच्छा कहा कि मुख्तसर तारुफ और नाचीज़ का तारुफ नहायत मुख्तसर है और वो ये कि मेरा नाम हमीद शेख है। हमीद शेख मैं लिखता हूँ, वैसे मेरा नाम अब्दुल हमीद है। असल में स्कूल के ज़माने में जब प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे उस वक्त वो स्काउट एंड गाइड्स का वो वीक मनाया जाता था, पूरा महीना भर वो सिलसिला चलता था और आखिरी दिन उसका जश्न मनाया जाता था और वहाँ पर जो है अक्सर ड्रामे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, खेल कूद के प्रोग्राम होते थे, ड्रामे वगैरह भी उसमें होते थे। तो मुझे याद है कि 1964 या 65 में स्काउट, 1964 में है ना, स्काउट एंड गाइड्स का एक बहुत बड़ा जश्न हो, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर जश्न अभी तक उस सिलसिले में नहीं मनाया गया और वो 1 नंबर स्कूल के ग्राउंड पर हुआ था जिसमें एक ड्रामा खेला गया था, सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला।
नवाब सिराजुद्दौला असल में एक बंगाली ड्रामे का तर्जुमा था और बंगाली में उसका नाम था आमे सिराजे बेगम। तो उस ड्रामे को बहुत खूबसूरती से एक नंबर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब मरहूम खुर्शीद खलीकी साहब ने इतनी खूबसूरती से पेश किया था, इतनी खूबसूरती से कि हम तलबा जो उस वक्त जब हम लोग 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, वो देख करके मैं तो एकदम गायब हो गया था एकदम। अच्छा। हाँ बिल्कुल कि क्या है ये। तो मुझे पता चला, मैंने पूछा कि कौन इसके कर्ता धरता है। उस वक्त राइटर डायरेक्टर ये सब कुछ समझता नहीं था। बराबर। तो मुझे खुर्शीद जनाब से मिलाया गया। हमारे ज़मानों में सर नहीं हुआ करते थे, हमारे ज़मानों में जनाब हुआ करते थे। तो उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में मुझसे कहा था कि बेटा अगर तुम ड्रामे में कुछ करना चाहते हो, चाहे तुम हिदायतकारी करो, लिखो या अदाकारी करो, तो सबसे पहले ना तुम ड्रामे पढ़ना सीखो। क्या मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपका कोई यादगार वाकया बताए, तालिबे इल्मी के ज़माने का कोई यादगार वाकया बताए। तालिबे इल्मी का तो मैंने तकरीबन, मैं समझता हूँ कि मैंने बयान कर दिया। सर्विस टाइम में, हाँ, जब मैं सर्विस में था तो मेरी पोस्टिंग उन दिनों दिल्ली में थी। अच्छा। और ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन ये रेलवे स्टेशन है, ये उन दिनों बना नहीं था। अच्छा। यहाँ पर डीजल लोको शेड होता था और शकूर बस्ती एक छोटी सी झोपड़पट्टी, अब तो बहुत बड़ी झोपड़पट्टी हो गई थी वो, और उसके पास में ही वो दिल्ली के ये जो स्टेशन है ना, क्या नाम से, हज़रत निज़ामुद्दीन, हाँ। यही पहले शकूर बस्ती, वो साइड से शकूर बस्ती थी और उसके पास में ही डीजल लोको था। अच्छा। वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो मेरे एक दोस्त थे सीएम कोहली, चंद्र मोहन कोहली, और 2-3 निगम थे। एक निगम था, एक बलवीर सक्सेना, मैं इनका नाम नहीं भूल सकता, ये बड़े अच्छे लोग थे। अच्छा। तो इन्होंने ही मुझे कॉफ़ी हाउस में ले गए, वरना कॉफ़ी हाउस मैंने पढ़ा था और ये मेरे बिल्कुल तस्वुर की बात बन गई थी। और मेरे को यकीन नहीं था कि मैं कभी कॉफ़ी हाउस में बैठ के कॉफ़ी भी पी सकता हूँ। क्या बात। हालांकि साथ की बात नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में सच ए रिच सैलरी ड्रॉ करता था। तो मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साथ में कैसे जाऊं, वहां पर लोग कैसे हैं, क्या है, और किसके साथ जाऊं, कैसा करूं। तो इन्हीं लोगों ने मुझे मदऊ किया, ये लेकर के वहां गए। फिर वहां दिलीप सिंह, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि गुलजार जुत्शी दहलवी, इनसे मेरा तारुफ हुआ। और फिर उनके दौलत खाने पर भी नशिस्तें होती थी, वहाँ भी मैं जाने लगा। अच्छा। तो मैं वहाँ एकदम रिजर्व बैठा रहता था कि भाई अब ये इतने बड़े लोग हैं, इनके बीच में मैं क्या बोलूँ। तो एक दिन मैंने एक शेर पढ़ा वहाँ। वो एक साहब थे, असल में क्या था कि साहिल लुधियानवी का एक शेर था, जो कि नवीद अंजुम का एक नावल था, साहिल नहीं मिलता, उसके इंतसाब में उसने वो शेर लिखा था। तो वो शेर वो लोग पढ़ रहे थे और दूसरा मिसरा वो लोग भूल जा रहे थे। अच्छा। तब मैंने कहा, वो शेर ये था कि मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं, वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। तो दूसरा मिसरा ये लोग भूल जा रहे थे। जब मैंने ये पढ़ा तो उन्होंने ये समझा कि यार इसका मुताला बहुत है और ये बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। तो बाकायदा मुझे दावत देने लगे, और अल्लाह बेहतर जानता, शायरी से मुझे उस वक्त भी लगाव नहीं था, आज भी नहीं। तो बस वो नशिस्तों में वहां पर ड्रामे की बात चली। दिलीप सिंह जो हैदराबाद से निकलने वाला एक पर्चा है, मज़ाहिया एक माहनामा निकलता है वहाँ से, तो उसके वो मैनेजमेंट में थे। अच्छा। और वो उन्होंने ड्रामा लिखा था। तो मुझसे कहा कि यार तुम देखो इसको ज़रा। बोला, अरे सर मेरी कहाँ इतनी हैसियत है, मैं आप जैसे लोगों के ड्रामे पर को मैं देखूं। तो उन्होंने ना खूब जोर, मैंने बार बार इनकार करने पर उन्होंने ना बयान से टेबल पर पटक के कहा, अच्छा तो तुम लिखो, तुम लिखो, हम बात करेंगे इस पर। तब मैंने वहां पर लिखा था कनेर के फूल। अच्छा। और वो ड्रामा माधुरी साहित्य मंथन
माधुरी एक हिंदी मैगजीन हुआ करता था, निकलता था दिल्ली से, अभी है कि नहीं पता नहीं। और उनका एक अदबी शोबा भी है, अच्छा, जिससे इनामात वगैरह अदीबों को, ड्रामा निगारों को, खासतौर से ड्रामा वालों को लोग देते हैं। तो वो ड्रामा उन लोगों ने इतना पसंद किया था कि मुझे एक तो पहली बात तो ये कि मुझे अव्वल इनाम मिला, दूसरी बात ये है कि मेरा वो स्क्रिप्ट आज भी, अभी अगर होगा वो अदारा तो माधुरी साहित्य मंथन दिल्ली में वो महफूज कर लिया गया था। क्या बात है। और वो ड्रामा असल में जहेज की लानत और ये वो उस पर था, दुख्तर कुशी उसका मौजू था। और उन दिनों ये बहुत हॉट हुआ करता था। आज तो इसको बिल्कुल गैर अहम मानते हैं लोग, लेकिन उन दिनों बहुत अहम होता था। तो बहुत पसंद किया गया और दिलीप सिंह ने कहा था कि ये ड्रामा अब तो मुझे दे दो, मैं इस पर जो मुझे करना होगा, जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा। और उन्होंने किया, नहीं किया, उसके बाद से उनको ये यादगार बातें, यादगार लम्हात इंसान की जिंदगी में आते हैं और वो नक्श हो जाते हैं। जो यादें, जो बातें हमीद शेख साहब हमारे नाजरीन के सामने पेश कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि यकीनन आपने जो ड्रामे की सिन्फ में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, तो आपको अवार्ड्स मिले होंगे, कुछ एजाजात मिले होंगे, कुछ आपको इनामात मिले होंगे, तो वो भी हमारे नाजरीन को बतलाएं। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा पहला ऑफिशियल इनाम जो था वो माधुरी साहित्य मंथन से मुझे मिला था, और उन दिनों वो रकम थी 1100 रुपये का, वो नकद इनाम मिला था। फिर उसके बाद सरिता एक हिंदी की मैगजीन होती थी। मेरे साथ मुश्किल ये थी कि उन दिनों वहां पर उर्दू के अखबारात और उर्दू के रसायल में मेरी पहुंच नहीं हो पा रही थी। हालांकि दिलीप सिंह और गुलजार दुच्छी जैसे लोगों से मेरे ताल्लुकात बन गए थे और उनसे मुलाकातें होती थी, लेकिन मैंने उनसे कभी नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं कहा कि उन दिनों भी ड्रामा जवाल पजीर था, आज भी है। बराबर। और मुझे ये कहते हुए बड़ा, अब इसे, ये तो मेरा मौजू रहा है, मेरे ड्रामा मुझे बहुत पसंद है ये सिन्फ। हालांकि उर्दू अदब की सबसे मातूब सिन्फ ड्रामा है। उर्दू ड्रामा आज इस सिचुएशन में है, इस हालत में है कि बिल्कुल वो कौमा में पड़ा है। एक मरीज है, कौमा में पड़ा है, उसे तमाम ऑक्सीजन और ये वो सब लगा करके उसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, और बड़े नाकदीन, बड़े हुक्मा उसके सराहने खड़े हैं ड्रामे के और अदब के लोग, और ये सोच रहे हैं कि ये कब मरता है या ये कब जी उठता है। ड्रामा चाहने वाले सोचते हैं कि ये जी उठे, और ड्रामे से को मतलब क्या नापसंद करने वाले लोग चाहते हैं कि जल्दी निकले तो हमारा कुछ बने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सिन्फ में, जैसे संस्कृत के पहले ड्रामों को आप ले लीजिए, आजकल की बात नहीं है, ये हजारों साल पहले की बात है कि विभूति वगैरह जैसे लोगों ने ड्रामा शुरू किया था। आज भी हिंदी, और ख़ास तौर से मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि मराठी अदब में ड्रामा जितनी हैसियत हासिल कर सका है, इतना किसी ड्रामे, किसी जबान में ड्रामे ने हिंदुस्तान में हासिल। ड्रामा असल में है क्या, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में परेशान हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ड्रामा आदमी पैदा होते ही करने लगता है। मिसाल के, मैं ये कहना चाहूंगा कि इकबाल नियाजी ने अपने इंतसाब में कहीं लिखा भी था ये, और मुझे ये मैं बहुत पहले कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं सका, और इकबाल नियाजी ने उसको बाकायदा लिखा। हालांकि इस ताल्लुक से इकबाल नियाजी से मेरी कोई बात नहीं होती, ये उनका अपना ख्याल था, लेकिन मैं उसका बिल्कुल, मेरे भी दिल में यही था कि बच्चा जब पैदा होता है तो ना तो वो बात कर सकता है, ना ठीक से किसी को पहचान सकता है, ना ही कुछ बहुत दूर तक कुछ देख सकता है। लेकिन जब उसको कोई जरूरत होती है, जैसे उसको भूख लगी है या उसे किसी और चीज की जरूरत है, तो वो अजीब अजीब हरकत सकनात करता है, रोता है। और आप जरा गौर से देखेंगे कि जब बच्चा भूख से बिलखता है, रोता है, तो उसकी आवाज कुछ और होती है। जब वो हंसता है उस वक्त उसकी आवाज कुछ और होती है। जब वो खुश होकर के खिलखिलाता है या किलखिलाता है, तब आप देखिए उसके तासुरात चेहरे के कुछ और होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं उसे देख करके कि बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से वो एक्टिंग करता है, अपनी मां को पहचानता है बस, और किसी को नहीं पहचानता। तो ड्रामा कुछ और, आप देखिए
स्टेज से की जाने वाली तकरीरें, स्टेज से की जाने वाली दीगर और जैसे मुशायरों में पढ़ी जाने वाली नज़में, शायरी, नज़में, यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाज व बयान भी दीनी तकरीब में भी स्टेज से जब कोई वाइज कोई मुकर्रिर करता है तो उसके हरकत और सकनात पर गौर कीजिए आप। वो हाथ हिलाएगा, चेहरे पर उसके तासुर होंगे, एक्सप्रेशंस रहते हैं, ये सब। ये क्या है? ड्रामा है। ये क्या है? ये ड्रामा है। लेकिन मानने को तैयार है कि एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, चाहे बच्चे अव्वल जमात के हों चाहे वो फाइनल जमात के हों, तो उनको जो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ाता है, किताब में से पढ़ाता है, तो उसकी ख्वानदगी पर आप जरा तवज्जो दी टीचर की, कि वो इस तरीके का तासुर लिए पढ़ाता है कि बच्चे की समझ में आए। बराबर। वो अपने अंदाज में नहीं पढ़ता, उसका आम तौर पर पढ़ने का अंदाज अलग होता है, लेकिन जब वो पढ़ाने जाता है तब पढ़ने का अंदाज उसका कुछ और होता है, ताकि, और उसका इंटेंशन यही होता है कि बच्चे उसको समझे। और ड्रामा भी बिल्कुल यही चीज है। ड्रामा आपको एक्टर्स की मार्फत करके दिखाया जाने वाला कोई वाकया, कोई कहानी, कोई बयान है, और वो बयान, वो कहानी, वो चीजें, वो नसीहतें जो राइटर आप तक पहुंचाना चाहता है, वो करके दिखाया जाता है। बराबर। सिर्फ बोल करके नहीं दिखाया जाता। वन मैन शो नहीं होता, पूरी टीम करके बताती है। अगरचे उसमें बादशाह का कोई किरदार है तो बादशाह, वजीर, नौकर, सिपाही वगैरह वगैरह। तो ये सब के देखिए साहब, ये और जिंदगी की तस्वीर पेश करने में ड्रामा अव्वल है, मगर इसे बिल्कुल खदेड़ दिया गया, अदब से खदेड़ दिया। मौके पर के आप अपने खानवादे के ताल्लुक से कुछ बताएं, कुछ आप अपने बच्चों के ताल्लुक से बताएं। देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और माशाल्लाह एक बेटी है। मेरी बेटी बड़ी है और उसने भी ऐसा ब्रेकिंग लेवल पर डबल एमए किया है, एमएड किया है, और एक कॉलेज में वो लेक्चरर है, अब प्रोफेसर हो गई है माशाल्लाह। मेरा दूसरा बेटा जिसने बीएससी किया है, वो मेरी तरह है। वो सोचता है कभी मैं सिपाही बनूं, कभी सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, कभी सोचता है मैं एक्टर बनूं, और वो इसी उधेड़-बुन में इतना उलझा रहता है कि 4 बच्चों का बाप हो गया, अब तक कुछ नहीं करता। बहरहाल अब तक कोई ऐसा नुमाया उसने किया नहीं। ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार है, ऐसा नहीं, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर कहीं पर टिकता नहीं है। बहुत पारा सिफत लड़का है, और ये है कि लेकिन हॉनेस्ट बहुत है, बेहद फरमाबरदार बच्चा है मेरा, और मुझे उसको देखकर बड़ी खुशी होती है, और उसकी दीगर फिर हरकत पर मैं तवज्जो भी नहीं करता। दूसरा मेरा छोटा बेटा जो है नवीद अख्तर, इसने यहाँ मालेगांव से बीएससी किया, उसके बाद नासिक केटीएम कॉलेज से उसने एमएससी किया, उसके बाद फिजिक्स में, और उसके बाद फिर वो क्या नाम से रॉयल फार्मेसी कॉलेज में रहा, फिर आजकल वो आलमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज में है। और महज़ब सलीकामंद बच्चे हैं मेरे, और इसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र, औलाद जो है बहुत बड़ी नेमत होती है, बेहद बड़ी नेमत से मुझे नवाजा है, बहुत बड़ी दौलत से मुझे नवाजा है, और उसके लिए मैं अल्लाह के दरबार में सर्वसजूद हूँ और हमेशा दुआ करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे बच्चे बड़े प्यारे। फिलहाल आपकी मसरूफियात क्या है? हाँ, अरे अब तो ऐसा है साहब कि रिटायर्ड हो गए हैं, अब बैठे रहते हैं, या तो पढ़ते हैं या कभी कभी मेरे पोता पाती को पढ़ाता हूँ मतलब क्या, डांटता हूँ। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि आप अपने कोई अहबाब जो आपके साथ रहे हो, कुछ नक्श रह गए हो, कुछ आपके असातिज़ा किराम, कुछ आपके शागिर्द, उनका भी तज़किरा करें। मैंने कहा ना कि जब मैं गुलजार रुचि के यहाँ बैठता था ना, तो जल्दी बोलता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनसे बेहतर उर्दू नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब मैंने बोला वहां पर, मैं बोला तो बहुत रवानी से नहीं बोलता था, मैं संभल करके बोलता था कि कुछ गड़बड़ ना हो। एक दिन गुलजार रुचि ने खुद मुझसे पूछा था कि कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मालेगांव। ये मालेगांव कहाँ है?
तो मैंने कहा बम्बई के पास। बोले बम्बई के पास कहाँ मालेगांव है? मतलब जैसे गोरेगांव उसके बाजू में मालेगांव, क्योंकि उन्हें बम्बई तो मालूम था, मालेगांव नहीं जानते थे। तो ऐसे ही टाल दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि तुम अच्छी उर्दू बोलते हो। तो मैंने सोचा कि मैंने अच्छी उर्दू कहाँ सीखी। मैं सोचता था, अपने आप से सवाल करता था कि अगर मैं अच्छी उर्दू बोलता हूं तो मैंने ये सीखा कहाँ से? मुझे तो याद ही नहीं आता। तब फिर मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि हाई स्कूल के ज़माने में हमें उर्दू पढ़ाते थे यासीन अंसारी। और हालांकि बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े उनकी बातचीत भी बड़ी शगुफ्ता अंदाज की होती थी, लेकिन जब वो पीरियड लेते थे ज़रा मुरवत नहीं करते थे, एक लफ्ज़ गलत नहीं सुनते, ना एक लफ्ज़ उन्होंने कभी उल्टा सीधा कुछ पढ़ाया। तो फिर मैं आकर के वहाँ रुक गया कि नहीं, मैंने उर्दू यासीन अंसारी हज़रत से सीखा है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे और कब्र में बहुत सुकून अता करे। तो यहाँ तक तो उर्दू है। और इंग्लिश भी मैं जब इंजीनियरिंग में गया तो सब लोग मेरा मुंह देखते थे कि यार इतनी अच्छी इंग्लिश तूने सीखा कहाँ? तो बेसाख्ता मेरी जबान पर आता था MS फारूकी सर का, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, वो भी बहुत सख्त थे। हमने मेरे क्लास फेलोज ने हमने कभी उनको खिलखिलाकर हंसते नहीं देखा। बहुत हुआ तो वो मुस्कुरा देते थे, और जब वो मुस्कुराते थे तो हम लोग तालियां बजाते कि सर आज का दिन बड़ा अच्छा है, आप मुस्कुराए तो। लेकिन अंग्रेजी मैंने उनसे सीखा। नज़्में वो जिस अंदाज से पढ़ाते थे उन दिनों, 8वीं में तो प्राइमरी लेवल की अंग्रेजी होती थी, लेकिन मैंने 10वीं में मैंने सबसे पहले अंग्रेजी का नावल पढ़ा था, क्योंकि 11वीं में हमको एक नावल पढ़ाया जाता था, ए टेल ऑफ टू सिटीज, और वो आयशा हकीम साहबा मोहतरमा पढ़ाया करती थी, उनका भी अंदाज बड़ा अच्छा था। तो इन दोनों से मैंने जब अंग्रेजी बोलना सीखा, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे मैं घर आके उसकी प्रैक्टिस करता था कि आपा ने आज कैसे पढ़ा। हम आपा बोलते थे, आजकल शायद मैडम बोलते हैं आपके। हाँ, हम लोग आपा बोलते। तो मैं घर पे आके वो रिपीट करता था, दोहराता था कि आपा ने कैसे पढ़ाया, फारूकी सर ने कैसे पढ़ाया, वही नज़्में वही सबक वो उसमें से निकाल के बार बार पढ़ता था घर पे, और कोशिश करता था कि उनका सा लहजा तैयार करूं। और यही हुआ, अंग्रेज़ी और उर्दू मैंने इन्हीं लोगों से सीखी है, और मुझे बहुत आज भी बहुत फ़ख्र है कि मेरे असातिज़ा ऐसे थे। ड्रामा निगारी में आपके कुछ शागिर्द रहे हों? हाँ, शागिर्दों की तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन मालेगांव में मैं डिपेंड करता हूँ किसी पर, और किसी को मैं दिल से शागिर्द तो नहीं, मेरा ये समझ लीजिए कि मेरी रूह का हिस्सा है। लख्त जिगर में इसलिए नहीं कहता हूं कि बड़ी पुरानी बात होगी, वो है खालिद कुरैशी। इस लड़के में मैंने जो तड़प देखा है, इसको कितना आता है, क्या आता है, ये दूसरी बात, लेकिन ड्रामे के ताल्लुक से इतनी तड़प देख करके मुझे ऐसा लगता है काश मैं अपने जवानी के आलम में इतनी तड़प अपने अंदर पैदा कर सका होता तो आज मेरा मकाम कुछ और बुलंद होता, बल्कि ज़्यादा बुलंद होता। और मैं यही चाहता हूँ कि वो भी मज़ीद पढ़े, क्योंकि एक मरतबा यहाँ मालेगांव में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की नशिस्त होती थी यहाँ हर महीने। तो एक मरतबा कैफी आज़मी और वो अली सरदार जाफरी साहब यहाँ आए थे, और हमारे यहाँ के अहमद उस्मानी और वो सुल्तान सुभानी और दीगर हजरात ने अपने अफसाने सुनाए। सबके बाद तज्ज़ियाती तकरीर में उन्होंने ये कहा था, सुल्तान सुभानी और अहमद उस्मानी साहब से, कि देखिए आप मन भर पढ़िए और छटाक भर लिखिए, अभी आप मत लिखिए, अभी आप मुताला कीजिए। तो मुझे ऐसा पता चला था कि 15 साल तक सुल्तान सुभानी सिर्फ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने उनका एक अफसाना जो था, क्या था वो, जो पाकिस्तान के एक रिसाले में शाये भी हुआ था, जिस पर बैन भी हो गया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। तो वो ऐसा लिखने वाले हुए। मैं भी खालिद कुरैशी और मेरे दीगर जो
शागिर्द हैं उनसे यही कहता हूँ पहले पढ़ो। ड्रामा पढ़ने की लत तुमको लग गई अगर, क्या बात, तो ड्रामा करने की सलाहियत आ जाएगी। वाह। क्योंकि ड्रामा पढ़ता नहीं है कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि पढ़ने की चीज है ही नहीं। वो सिलेबस में, कोर्स में जो पढ़ा दिया गया वो भी बेदिली से पढ़ लिया। हाँ, शेक्सपियर के नाम मालूम है उनको, जैकेट के नाम मालूम है, शैली के नाम मालूम है, और दीगर जितने भी नाम है, आगा अशर काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, इनके नाम मालूम है। इनका कोई ड्रामा पूछ लो इनको तो वो ड्रामों के भी किसी किसी को नाम मालूम है, लेकिन उसका जब उसकी डिटेल पूछेंगे आप तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बेदिली से पढ़ा है उन्होंने और सिर्फ वो तैयारी की है कि सवाल इस तरीके का पूछा जा सकता है, इसलिए जवाब इस तरीके का देना चाहिए। बस यही उन्होंने ड्रामा पढ़ा है। अगर वो ड्रामा गौर से पढ़े ड्रामा, तो यकीनन उनको समझ आएगा कि ड्रामा क्या चीज है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ड्रामा करते रहिए। ड्रामा करना भी एक ड्रामा है। सही बात। और ड्रामा करके आप अपने अंदर की आग लोगों को बता सकते हैं, अपने अंदर का सुकून, अपने अंदर का इत्मीनान लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात, अपनी सोच, अपनी फिक्र करके दिखा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई, अगरचे इंशाल्लाह मेरी किताब अगर शाये होती है तो मैं ये कहने वाला हूं कि मेरी किताब सिर्फ वो खरीदे जो पढ़ेगा इसको। क्या बात। वो ना करे जो सिर्फ शौक के लिए एजाजी कीमत और फलाना, ये नहीं, ये सब नहीं चाहिए। कीमत नहीं है तुम्हारे पास, नहीं कोई बात नहीं, किताब ले जाओ, लेकिन पढ़ो, इस वादे पर ले जाओ। क्या बात। ये नहीं है कि रद्दी में बिकवा दो, नहीं, रद्दी बढ़ाने के लिए मत लो, किताब पढ़ने के लिए लो। लेकिन आज मुश्किल ये है हमारे साथ कि किताबें पढ़ता नहीं, कोई पढ़ता नहीं। ड्रामा अगर हम करें, स्टेज करें, तो हनो करहनो आ ही जाते हैं, देख ही लेते हैं, चलो, और फ्री में टिकट मिले तो फिर क्या कहना, तो फिर तो फैमिली के साथ बोलते हैं कि यार भैया 2 और दे दो। तो ये होता है, तो वो देख तो लेते हैं, फ्री सही देख तो लेते हैं, उन तक बात कहीं तो पहुंचती है। तो ड्रामा करें आप, घबराइए नहीं। हालांकि ये टीम वर्क है और सबसे महंगा शौक है तो ड्रामा है, बहुत महंगा पड़ता है। आपको गजल लिख लिया आपने, कहीं मौका मिला सुना दिया, अफसाने लिख लिए सुना दिए, छपवा दिए, किताबें शाये कर दी, लेकिन जिनको सुनाया आपने बस उन्होंने सुना और उसके बाद ये एजाजी कीमतों में बेचा, उसने रद्दी में बेच दिया। आपकी किताब की वक़्त क्या, आपके फन की कदर क्या, ये बताइए। तो जो कदरदान है उन्हें किताब खरीदना चाहिए, मेरा मानना ये। बहुत ही अच्छे मैसेजेस के साथ, बहुत ही अच्छा सेशन हमीद शेख साहब के साथ यहाँ पर हमारे अपने इस चैनल पर हमने एक अच्छा वक्त बिताया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस चैनल के लिए दिया। यकीनन आपकी बातों से जो आने वाली नस्ल है, जो ड्रामे से लगाव रखने वाले तलबा हैं, वो यकीनन फैज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।